हेलो स्टूडेंट्स। तो हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने नई वीडियो लेकर 21 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 के सवाल चल रहे हैं जेई मेंस वाले। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जेई मेन वाले जो क्वेश्चन है वो 2023 वाले सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, A to Z एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक का। ठीक है ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे। करीब करीब 600 क्वेश्चन है, सारे करेंगे। 600 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। 600 साढ़े 600 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। तो मैग्नेटिज्म के चैप्टर नंबर 4, 21 क्वेश्चन। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड 15 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन are placed at distance 7 centimeter from each other. A point P is at equidistance from both the wires such that the line joining the point P to wires are perpendicular to each other. देखो, एक तो पहले एक काम किया करो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चन को। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है, तो अपने आप से पहले काम अपने आप आपको अपने आप से करना है। फिर उसके बाद देखा करो, ना हो तो फिर अपना सॉल्यूशन देख लो। और अगर हो भी जाए तो भी सॉल्यूशन देख लो कि मैंने कैसे किया है, कि शायद आपसे अलग तरीके से किया हो। चलो, दो पैरेलल वायर हैं, करंट 8 एम्पियर और 15 एम्पियर है। ठीक है, तो जैसे एक वायर ऐसे बना दी, एक वायर ऐसे बना दी। करंट एक में 8 एम्पियर है, एक में 15 एम्पियर है, दोनों में अलग अलग है। पी पॉइंट है जो, वो ऐसी जगह पड़ रहा है जो दोनों से परपेंडिकुलर, जो डिस्टेंस है वो आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब देखो, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पी यहाँ पड़ रहा है, पी ऐसी जगह, ये 3D डायग्राम है बेटा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, पर फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। पी ऐसी जगह पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है मान लो। पी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से डाली, ये आ गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डाली, ये आ गई। ये दोनों डिस्टेंस आपस में भी परपेंडिकुलर है। मतलब अब आप कहोगे सर ये इसी प्लेन में नहीं, प्लेन में नहीं है ये। आप ना इस तरीके से बना लो चाहो तो इस फिगर को, कि जैसे ये एक वायर है, इसमें करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। देखो ऐसे परपेंडिकुलर वायर है ये, मैंने डॉट बनाया है, मतलब प्लेन में से बाहर की तरफ आती हुई वायर है ये। और दूसरी वायर है, ये प्लेन में अंदर जाता हुआ करंट है, अंदर जाती हुई वायर है, ऐसे समझ लो। इन दोनों वायर के बीच का गैप 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब P एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों वायर से बराबर डिस्टेंस पे, मान लो P यहाँ है, तो दोनों वायर से बराबर डिस्टेंस पे है, इधर से भी और इधर से भी, और आपस में परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ऐसा दिया है कि दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, और जो P को वायर पे डाले गए परपेंडिकुलर्स, P से इधर भी और इधर भी दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कर रही है वायर को, वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बड़ा आसान है। देखो इसमें तो ऊपर वाली वायर में 8 एम्पियर का करंट है, इसमें मान लो 15 एम्पियर का करंट है। तो जिसमें 8 एम्पियर का करंट है और करंट आ रहा है बाहर, तो अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और इससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो कि किधर बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये लाइन है, ये तो परपेंडिकुलर इस तरीके से लाइन है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरफ बनेगा, बाहर की तरफ रखते हुए इस तरफ। देखो मैं इसको हटा देता हूँ इधर से, साफ दिखाई देगा आपको। ये इस तरफ बनेगा, ये B1 बनेगा। ठीक, ऐसे ही दूसरी वायर से ये इधर बनेगा, नीचे की तरफ अपने थंब को रखो, और इस तरफ बनेगा ये B2। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये आ जाएगा इधर बी नेट बच्चों। तो B1 निकाल लिया जाए पहली वायर की वजह से फील्ड, तो वो है सर, लॉन्ग वायर है तो म्यू 0 I1 है ये वाला करंट, और बटे में 4 पाई डी हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमें नहीं पता, इक्वल डिस्टेंस दे रखी है, डी है ये, इधर से भी डी है, तो 4 पाई डी। ऐसे ही
B2 निकाल लो बच्चों। तो वो कितना है, म्यू नॉट I2, अब इस वायर की वजह से, सेकंड वायर की वजह से, और 4πD। अब देखो B1 और B2 दोनों अगर आप चेक करोगे तो I1 I2 की वैल्यू रख दो, तो B1 B2 दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बी नेट, वो कितना होगा, √B1² प्लस B2 का स्क्वायर। तो ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, इसको तो मान लेते हैं I1 रखने के बाद, यहाँ पे देखो मैं इसको I1 I2 की वैल्यू रख देता हूँ। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, और I1 8, और बटे में 4πD, और दूसरा है 15, तो म्यू नॉट I2 मतलब 15/4πD। जो ठीक है, उठा के इसमें रख दो बी नेट में। तो बी नेट इक्वल्स टू अंडर रूट में B1, तो 8μ0/4πD का होल स्क्वायर, ऐसे ही 15μ0/4πD का होल स्क्वायर। कॉमन निकाल लो इसमें से, μ0/4πD को कॉमन निकाल लो, अंडर स्क्वायर है तो बाहर आके अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, अंदर बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बच्चों 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर दोनों को ऐड करो और देखो क्या बैठ रहा है। तो म्यू नॉट, ये म्यू नॉट था, बटे 4πD, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। μ0/4πD अंडर रूट में 64 प्लस 225, तो 5 प्लस 4 तो हो गया 9, 2 प्लस 6 हो गया 8, और रह गया ये 2, 289 रह गया बच्चों। ठीक है ना, ये रह गया आपका 289। अच्छा, डी की भी वैल्यू रखेंगे तो डी को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका 289, 289 तो कितना होता है, 289 तो वो हो गया 17 बच्चों, μ0/4πD इंटू में 17। चलो, अब यहाँ से काम और कर लो, जरा इधर को मैं लिख लेता हूँ। डी की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। अब डी कैसे निकालेंगे सर, देखो डी ऐसे निकालोगे, जैसे ऐसे ट्राइंगल है, इधर की डिस्टेंस ये डी, इधर की डिस्टेंस ये डी। एक मिनट, ये थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल लगना चाहिए, ऐसे और ऐसे। ये एंगल है 90, ये डी, ये डी, ये 7। पाइथागोरस यूज करने जा रहा हूँ, तो डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो 2D² बराबर 49, D² बराबर 49/2, तो D बराबर 7/√2 बच्चों। उठा के इसको यहाँ पे रख दो, 7/√2। तो ये आ जाएगा आपका μ0/4π। μ0 की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, देखो यहाँ था ना, ये सब की वैल्यू रखने जा रहा हूँ यहाँ। 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 17 बटे में नीचे 4πD, सॉरी ये मैंने जो 4πD लिया है ना, ये फुल वायर की वजह से 2πD होता था बच्चों, थोड़ी सी गलती कर दी। ये यहाँ 2πD था, यहाँ पे भी 2πD था, बस जहाँ जहाँ था हर जगह 2πD कर लो इसको बच्चों, 4πD नहीं होता यार। इतने समझदार बच्चे हो, आपने बताया भी नहीं है। ये 2πD हो गया, ये ऊपर का तो 4π था, ये नीचे जो है 2πD हो गया, ये वाला, ये 2πD हो गया। तो नीचे 2πD, डी की वैल्यू लिख लो 7/√2, और इंटू में, और इंटू में क्या रह गया भाई, 7/√2 सेंटीमीटर में है, 10⁻⁻2 कर लो बस।
देखना सब कुछ आ गया क्या? 17 ये वो सब कुछ आई थिंक आ गया सब कुछ। ठीक है बच्चों, आ ही गया सब कुछ अप्रोक्स। चलो देखो, पाई से, सॉरी, पाई से पाई कट गया। ओके, 2 से 4 को काट दो, 2 बचे बच्चों। तो फिर इधर लिख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम, जो जो बचा, ऊपर बच रहा है 2, इंटू में 10⁻⁻7 इंटू 17, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, और बटे में बच रहा है 7 इंटू 10⁻⁻2 बच्चों। तो देखो अब जब क्या बचता है, 2, 10⁻⁻2 से इसको काटो, -5 बचेगा। तो 2 इंटू 17 इंटू √2 की जगह दे रखा है इन्होंने यहाँ 1.4 बच्चों, और इंटू में 10⁻⁻5 और बटे में 7। पॉइंट हटाओ, 10 लिख लो नीचे, 7 से इसको काट लो 2, 17 इंटू 2 38, इंटू नहीं 34, इंटू में 2 68, तो 68, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻6 टेस्ला। ये बच्चों टोटल फील्ड बन गया यहाँ पे। और ये दिया था इन्होंने फील्ड कितना, डैश इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 आ गया देखो हमारा, और डैश की जगह क्या आया 68, तो यहाँ लिख दो 68, हमारा आंसर हो गया 68। ठीक है, तो अच्छा सवाल था बच्चों। अब तक के जितने सवाल हमने लगाए हैं इस चैप्टर के, उनमें सबसे सही सवाल यही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन 22 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला इन्होंने इसमें, इसमें बोला है कि ये एक फिगर है आपके सामने, और इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर ओ पर, तब यहाँ। तो भाई एक बात बताओ, पहली वाली फिगर में देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से है ऊपर। तो एक तो सर ये जो घूमता हुआ सर्किल है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और एक ये जो लाइन है, ठीक, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ठीक, तो दोनों की वजह से अगर देखें तो कितना फील्ड बनेगा। तो पहली सर्किल की वजह से तो फील्ड होता है आपका फुल सर्किल की वजह से, तो μ0I/2R, आर इसकी रेडियस, और ये अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ कैसे है, देखो अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, जो आपकी फिंगर्स हैं वो ओ में अंदर जाती हुई नजर आएंगी आपको। अगर राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो फिंगर्स आपको ओ में अंदर जाती हुई फील होंगी, घुमाओगे जब फिंगर्स को आप। ठीक है, तो अंदर की साइड को माइनस ले लो। अब दूसरी वाली जो ये वायर है, ये स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से अगर थंब को रखोगे, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और अपनी उंगलियां घुमाओ, तो ओ में से बाहर आ रही है, तो इसकी वजह से होगा। तो इसकी वजह से कितना होगा, तो किसी वायर की वजह से कितना होता है, लॉन्ग वायर, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये आर। तो लॉन्ग वायर की वजह से कितना होता था, तो वो होता था सर μ0I/2πD, डी का मतलब आर। ठीक, अब ये बाहर की तरफ है तो इसे प्लस ले लो। अगर मैं यहाँ से μ0 और आई और बटे में 2R को कॉमन ले लूँ, तो अंदर बचेगा यहाँ से एक तरीके से, ये बचेगा आपका आई 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 हो गया कॉमन बाहर, तो 1/R भी कॉमन हो गया, 1/π और -1। ठीक है, 1/π-1। तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, μ0I/2R, μ0I/2πR। पाई आर कॉमन ले रखा है इन्होंने, चलो पाई भी कॉमन ले लो। तो ये पाई कॉमन लोगे तो देखो मैं इधर को कर देता हूँ, ये है माइनस का μ0I/2R और प्लस का μ0I/2πR। अगर मैं यहाँ से μ0I/2πR कॉमन निकाल लूँ, तो इधर बचेगा माइनस का पाई और प्लस का 1। देखो इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने तो अंदर की डायरेक्शन प्लस ली है,
मतलब माइनस ली है और बाहर की प्लस ली है। इन्होंने उल्टा कर रखा हो, बाहर की प्लस ले रखी हो और अंदर की माइनस ले रखी हो, या बाहर की माइनस ले रखी हो अंदर की प्लस ले रखी हो। तो बस आपको तो ये देखना है कि वन माइनस, ये माइनस का पाई प्लस वन आ जाए, या प्लस पाई माइनस वन आ जाए, बीच में माइनस आना जरूरी है। तो हमारा आंसर तो बैठा जैसे ये म्यू नोट बटे आई 2 पाई आर और वन माइनस पाई। लेकिन अगर इन्होंने डायरेक्शन उल्टी ली होगी, हमने क्या लिया, हमने अंदर की डायरेक्शन तो माइनस ली और बाहर की डायरेक्शन को प्लस लिया। अगर उल्टा करा होगा तो आंसर ये बैठ सकता है म्यू नोट आई बटे 2 पाई आर, और इधर पाई प्लस का हो जाएगा, वन माइनस का हो जाएगा। इनमें से दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो भाई ऐसा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है ये थर्ड वाला। तो ए की मैचिंग करा दी हमने थर्ड के साथ। देखो यहाँ ये थर्ड के साथ मैच हो गया है। ठीक है, तो ए की मैचिंग थर्ड के साथ है। ऐसे दो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ऐसे हमको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ए की मैचिंग थर्ड के साथ है जिसमें ऐसे दो ऑप्शन है, एक तो फर्स्ट और एक है थर्ड। एक और मिला लो कोई सा। चलो अब इसे देखो बी वाले को। तो बी वाले से ही क्लियर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि ए बी एक में फोर्थ दे रखा है एक में फर्स्ट, कोई तो सही होगा। तो बी वाले से देखें अगर हम, तो बी वाले का एक तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो बन रहा है भाई हाफ सर्किल। हाफ सर्किल की वजह से सेंटर पे कितना फील्ड होगा और किस तरफ होगा। तो थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां घुमाओ तो ओ में से बाहर आ रही है। तो बाहर आ रही हैं, तो इस पोर्शन की वजह से, आधे सर्किल की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बटे 4 आर। ठीक है। अच्छा, अब दो ये बची, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दोनों की वजह से कितना होगा वो भी लगा लो आइडिया। तो इसकी वजह से पहले ये जो हाफ सर्किल है इसकी वजह से बना था आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और किस डायरेक्शन में बना था ये, तो ये बना था आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन। ऐसे ही इस लाइन की वजह से जो बनेगा वो भी बाहर की वजह से बन रहा है, और इस लाइन की वजह से ये भी बाहर की वजह से बन रहा है। इसे भी देख लो ये कितना बन रहा है ओ पे। तो अगर कोई लाइन है ऐसे, ठीक है, और उसके कॉर्नर से डी डिस्टेंस पे हमें यहाँ इस पॉइंट पे बी निकालना है, तो वो कितना आएगा आपका म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी। तो इसी तरह से ये वाली एक लाइन है और इसके कॉर्नर से यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमें फील्ड निकालना है, तो वो इसकी वजह से कितना आ गया म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर। ऐसे ही इसकी वजह से आ जाएगा, इसकी वजह से ये भी, इससे भी आर डिस्टेंस पे है, तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर। और दोनों की वजह से देखो ध्यान से, तो दोनों की वजह से ही सेम आ रहा है और एक ही डायरेक्शन में आ रहा है सबका। तो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, सबको ऐड कर दो, तो टोटल बी कितना हो जाएगा टोटल, तो वो हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई बटे 4 आर प्लस म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी। देखो ये तो हाफ सर्किल की वजह से हो गया, ये पहली वायर की वजह से और ये दूसरी वायर की वजह से, इतना ही 4 पाई डी। अब हम म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 पाई डी की जगह ये आर रख दो, आर है ना यहाँ, तो 4 पाई आर को कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों हम। तो अंदर यहाँ पे बचा आपका पाई +1 +1, तो ये पाई+2 हो गया। ठीक है, तो बी का बैठ रहा है फर्स्ट के साथ, बी का बैठ रहा है ये फर्स्ट के साथ, ये देखो फर्स्ट के साथ 4 पाई आर आने के बाद म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर इंटू में पाई+2, ये बी टोटल बैठ गया। बस ये फर्स्ट के साथ। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में से बी फर्स्ट के साथ है तो ऑप्शन 3 हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, बस इसी से काम चल गया हमारा। फिर भी आगे चेक करना चाहते हो तो मैंने इस टाइप के सवाल करा रखे हैं, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गए हम। देखते हैं इसमें क्या बोला है इन्होंने। ए लॉन्ग सोलेनोइड इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर। मतलब ये दिया है
स्मॉल एन की वैल्यू 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब ये 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर के बजाय मीटर में चाहिए। कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं, 70 टर्न्स बटे में जो सेंटीमीटर है उसको लिख लो 10⁻⁻2 मीटर। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 7000 टर्न्स पर मीटर। ये आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 मीटर लिखने के बाद। अब इसमें करंट कितना चल रहा है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर का। ओके, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो किसी भी लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन 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 तो आई गया वो ऊपर 7000 इंटू में आई करंट 2 एम्पियर। देखो बच्चों, पाई को लिख लो 4 इंटू पाई को लिख लो 22/7 इंटू 10⁻⁻7 और 7000 इंटू में 2। देखो ये 7 से इसको काटेंगे, ये 1000 बन जाएगा। अब ये 3 जीरो कम हो जाएंगी, 7 की -7 था, 3 जीरो कम होके -4 रह जाएगा। तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 176 हो गया। ये चेक करो, देखो 488 का डबल कर दो तो 176 आ गया इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। चेक करो कौन सा आंसर बैठ रहा है, तो आंसर बैठ रहा है सर सेकंड वाला, 176 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा ए सिंगल टर्न करंट लूप इन शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, विद साइड्स 5 12 13। ओके, देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, सिंगल टर्न राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, ऐसे, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर करंट चल रहा है, कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर, ठीक। ओके, इसके अंदर करंट चल रहा है भाई, मान लो इधर चल रहा है, तो बताया तो कुछ है नहीं, मैं तो इधर मान लेता हूँ, ऐसे चल रहा है करंट, I बराबर 2 एम्पियर। आगे कुछ बताएगा तो देखेंगे। द लूप इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फील्ड की वैल्यू 0.475 टेस्ला, हुज डायरेक्शन पैरेलल टू द करंट आई, करंट इन द 13 सेंटीमीटर साइड ऑफ द लूप। मतलब जो फील्ड की डायरेक्शन है वो 13 सेंटीमीटर की जो साइड है उसके पैरेलल है, ये बी कितना है 0.75 टेस्ला। ओके, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन 5 सेंटीमीटर साइड, जो 5 सेंटीमीटर की साइड है उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, दिया है उन्होंने x/130 होगा, तो हमारे हिसाब से कितना होगा। तो देखो 5 सेंटीमीटर की साइड तो ये है। अब एक बात बताओ, 5 सेंटीमीटर की साइड तो ये हो गई, ये हो गया इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको। तो पहले ये 5 सेंटीमीटर की साइड पे फोकस करो, ये वाली देखो, ये वाली। तो किसी भी एल लेंथ की वायर पे कितना फोर्स होता है, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, जहाँ थीटा होता है एल और बी के बीच का एंगल। अब देखो 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 देखो, एल तो है ये इस तरफ, मान लो इस तरफ है ये, एल तो है इस तरफ, ऐसे करो, एल तो हो गई ये इस तरफ ऐसे, लेंथ कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, और बी हो गया ये, और ये एंगल कितना हो गया। तो अगर ये 90 है और इसका पता लगाओ, तो ये हो जाएगा मान लो थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस इधर वाला एंगल, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना बच्चों,
तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक, तो ये साइन 180 माइनस थीटा, एफ की वैल्यू आ गई IBL साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेम वही आ गया IBL साइन थीटा। चलो साइन थीटा की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी है कैलकुलेट करके लिख लो। परपेंडिकुलर देखो ये हो गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो 12/13। तो आई की वैल्यू लिख लो, आई कितना दे रखा है 2 एम्पियर। बी की वैल्यू लिख लो 0.75 टेस्ला। एल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो 5 और बटे में 100 कर दो, मीटर में बदल लो। और साइन थीटा की वैल्यू 12/13 बच्चों। ठीक है, अब इसको चेक करो जरा, पॉइंट हटाओ और ये पहले इसकी 7.75 की मल्टीप्लाई ना 2 से कर दो, तो ये बन गया 1.5 इंटू में 5 इंटू में 12 और बटे में 1300। चेक करना जरा, यही बैठ के क्या 1300 बच्चों। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर की साइड दी थी हमको। ओके, एक काम कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो पहले, जब आइडिया लगेगा। 1.5 और 12 की 5 में करेंगे तो 60 और बटे में 1300, ऊपर बन गया 90 बटे 1300, जीरो से जीरो कट गया, 9/130 बन गया बच्चों। अब देखो इन्होंने क्या दिया था, इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो x/130 है, तो देखो 130 तो यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी था, यहाँ पे x की जगह क्या आया हमारा 9, तो x का आंसर आ गया 9। तो यही हमारा आंसर है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी थी हमको। ये भी आसान था, बिल्कुल आसान सा सवाल था, फिगर बनाओ एक बार तो आसानी से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसको भी देखते हैं भाई। दिया 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर P and Q कैरिंग इक्वल करंट 10 एम्पियर। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर P and Q कैरिंग करंट, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, रख दो भाई। 2 वायर, एक, दो, दोनों वायर को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इक्वल करंट है, पर ये नहीं दिया कि किस डायरेक्शन में। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स 10 एम्पियर कैरिंग इक्वल करंट, इक्वली डायरेक्शन में होगा फिर तो 10 एम्पियर 10 एम्पियर का करंट है। ठीक है, एक जैसी वायर है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर पी क्यू कैरिंग करंट 10 एम्पियर, ईच वर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, अच्छा 5 है, ये मैंने 10 कर दिया इसको, चलो 5 कर लो। तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इनके बीच। ठीक है, अब यहां से कहा है कि अगर हम फोर्स निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर पी, एक पी है एक क्यू है, तो पी जो वायर है उस पर 10 सेंटीमीटर का पोर्शन काट लो, इतना काट लिया मैंने, देखो ये और ये। ठीक है, और इस पे फोर्स जो है वो F1 है, मान लो एक ही डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्शन होगा, इस तरफ होगा फोर्स F1। अब अगर हम डिस्टेंस बिटवीन वायर्स इज हाफ एंड करंट ऑन देम इज डबल, तो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ इज F2। ठीक है, तो फोर्स F2 ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ होगा कितना है। अच्छा, दूसरे केस में हम क्या करने जा रहे हैं, वायर वही की वही, वही 10 सेंटीमीटर पोर्शन हमने अब फिर से लिया इस पे, लेकिन इस बार हमने इसमें करंट को तो डिस्टेंस इनके बीच की हाफ कर दी, तो 5/2 कर दी। ठीक है, और करंट डबल कर दिया,
20 एम्पियर, 20 एम्पियर। ठीक है, तो अब ये फोर्स है F2। ओके, तो वो पहले से कितने टाइम्स है, तो दोनों वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स बताओ पहले तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है F1/L। वो होता था दोनों के बीच का करंट μ0I1I2, तो 10 × 10, पहले फॉर्मूला लिख दो, कभी आपके याद ना हो, महान हो आप। तो दोनों वायर के बीच में करंट है I1 और I2, और बटे इनके बीच का गैप 2πd। ये है बच्चों। अब आप क्या करने जा रहे हो, दूसरे में भी निकाल लो, F2 बटे में L, वही μ0, इस बार करंट I1I2 कुछ और होगा, और बटे में 2πd, गैप भी इनके बीच का अलग हो गया। तो I1 डैश कह दो इसको, I2 डैश कह दो, D डैश कह दो, इनके बीच का गैप। चलो पहले F2/L निकालने जा रहा हूँ, F1/L, सॉरी, F1/L। ठीक है, तो पहले उसमें μ0 और दोनों के बीच का करंट I1I2, तो पहली वायर में करंट है 10 एम्पियर, 10 इंटू में दूसरी में भी 10, और बटे में 2πd हो गया उनके बीच का गैप, 5 सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻²। ऐसे ही F2/L, लेंथ दोनों बार सेम है 10 सेंटीमीटर, देखो लेंथ ये वाली है L, वायर के कितने पोर्शन पे आप फोर्स देख रहे हो, पर यूनिट लेंथ पे निकल के आता है ना, तो ये लेंथ L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी, दोनों बार 10 है। तो दूसरी बार में μ0 करंट हो गया डबल, 20 × 20 बटे में 2πd, डी की वैल्यू हो गई 5/2 × 10⁻²। दोनों को डिवाइड कर दो, L से L कट जाएगा, μ0 से μ0 कट गए, 2π से 2π कट गए, 5 से 5 कट गए, 0 0 0 0 सब कट 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 कट, F1/F2 आ गया आपका। देखो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बच रहा, 10⁻² से ये भी कट गया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से ये बटे में 1/2 है, तो ये यहाँ पहुँचेगा, ये वाला 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचा ही क्या, बचा तो कुछ है ही नहीं, 2π, 2 × 2 4 × 2 8 हो गया, 1/8 आ रहा भाई, देख लेना इसको करके। तो ये आ जाएगा, एक बार अपने आप से कैलकुलेशन करके देख लेना लिख के, तो ये आ जाएगा F2 बराबर 8F1, F2 बराबर 8F1, F2 बराबर 8F1। देखो ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आसान सवाल था, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बस ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी, इसी को इसी वीडियो में निपटा लेंगे, अगली वीडियो अगले चैप्टर की होगी। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग करंट आई, एक सर्कुलर लूप है, रेडियस आर है, कैरिंग करंट उसमें आई है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पे, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ था, होता था, मतलब बी, करंट अगर उसमें आई है तो सेंटर पे होता था सर μ0I/2r। ठीक है, पूरे सर्किल की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से। अच्छा, फिर एक और पूछा है, ये तो इसे तो B1 कह दो। फिर कहा है रेशो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एंड डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप ऑन द एक्सिस, मतलब अगर लूप को ऐसे रखा जाए और उसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे आपसे यहाँ पूछ ले, r डिस्टेंस पे कि कितना फील्ड है, तो वो आ जाएगा μ0I r² बटे 2 × r² प्लस स्मॉल r² का पावर 3/2, ये होता था भाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये B2 कह दो इसको, तो μ0I r², r हो गई ये वाली रेडियस r², ठीक है, और बटे में r² प्लस स्मॉल r², कितनी दूर बोला है इसने, ये भी दो r ही दिया है, इसको भी कैपिटल R ही कर लो, तो बटे में हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू में r² प्लस r² की पावर 3/2 बच्चों। ठीक है,
अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये B2 आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2, ये बन गया 2r² की पावर 3/2। एक काम करो, इसको इसको ना 2 की पावर 3/2 तो अलग कर लो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे में 2। देखो जैसे ये 2r² की पावर 3/2 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है 2 की पावर 3/2 अलग कर लो और r² की पावर 3/2 अलग कर लो। 2 से 2 कट गया पावर में। अब 2 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो किसी की भी पावर 3/2, जैसे a की पावर 3/2 है उसको आप लिख सकते हो a√a। तो 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हो 2√2, ये कट गया, r³ आ गया, तो ये आ गया नीचे 2√2r³। r² से ये कट गया और ये आ गया सॉल्व करके म्यू नॉट आई बटे 4√2r, तो ये B2 आ गया। तो बच्चों इसे हटा देता हूँ मैं पहले वाले को, ये B2 आ गया। अब यहाँ से B1 और B2 का रेशो निकालना है, तो B1 है म्यू नॉट आई बटे 2r और बटे B2 में है म्यू नॉट आई बटे में 4√2r। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, लेकिन म्यू नॉट आई से ये कट गया, आर से आर कट गया और ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4√2 बटे में 2। तो आंसर बैठ रहा है इसका, ये 4√2 बैठ गया ना, एक मिनट, ठीक है। तो 2 से इसको काट दिया, 2√2 और बटे में 1, तो आंसर आ गया 2√2:1। यही हमारा आंसर है बच्चों, देखो थर्ड ऑप्शन में एनटीए ने भी यही दिया है, ऑप्शन में। तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा सवाल तो इसमें नहीं थे, लेकिन इम्पोर्टेंट है भाई, जितने भी सवाल आ रहे हैं, एक तो सवाल लगभग हर साल आ ही रहा है, ठीक है। और नीट वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बनता ही बनता है। तो नीट वाले भी अगर इन क्वेश्चंस को लगा रहे हैं ना, तो यार वो उनका फ्लो अलग ही होगा, उनको ना अलग ही बात होगी फिजिक्स के अंदर, ठीक। तो साथ साथ लगाते नीट का और मेंस का लेवल लगभग एक जैसा है। मेंस में थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं तो सारे लगभग टफ आते हैं, और नीट में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से उसमें क्वेश्चन जो हैं लगभग कुछ तो आसान आते हैं बहुत ज़्यादा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और कुछ मुश्किल भी होते हैं जो मेंस लेवल पे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी करना ये जरूरी है। चलिए सभी लोग, अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर वगैरह जो भी कुछ होता है इसे कर दिया करो यार सब कुछ, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बच्चों।